दोस्तों, आप सबको नमस्कार। HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपके साथ सोशल साइंसेस का जो रिफ्रेशर कोर्स है उसमें आपके साथ बात करने का, इंटरेक्ट करने का एक मौका मिला। दोस्तों, आप हम सब सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं और रिसर्च भी हम लोगों ने किया है। आप में से सब ने PhD किया होगा और दूसरे भी रिसर्च आपने की। तो आज मैं आपके साथ मेरे जो रिसर्च है उसके एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसलिए नहीं बांटना चाहता कि ये मेरे संशोधन के अनुभव है, लेकिन इसके साथ आपके जो संशोधन के अनुभव है वो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो रिसर्च के एक्सपीरियंसेस है वो बांटते नहीं, हमारे पास होता है, हमारे थीसिस के अंदर होता है, लेकिन सालों साल सोशल साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनके जो अनुभव है वो अनुभव रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अनुभव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। वो जो अनुभव है जिसका हम संशोधन कर रहे हैं वो ग्रुप के साथ, वो रिस्पोंडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और बदलते समाज में हमारी जो मेथोडोलॉजी हमको बदलनी चाहिए वो कैसे बदलती है वो भी हमको समझने सीखने का मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हम जब इसका रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं अनुभव को, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ये एक्सपीरियंसेस जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च के अनुभव का जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक जनरेशन की ओर से दूसरी जनरेशन को एक तोहफा है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे कई एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता था और अभी 1 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ गुजरात यूनिवर्सिटी से और 35 साल तक पढ़ाया मैंने और अलग अलग इश्यू पर रिसर्च भी की। और ये तो हर टीचर की दास्तान होती है, तो उसमें से कई एक्सपीरियंसेस आज मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो सोसाइटी के इर्द होता है, वो ग्रुप्स के साथ होता है, वो कम्युनिटीज के साथ होता है। और ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी कम्युनिटीज है जिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, संशोधन नहीं। तो सबसे पहला मैं आपके साथ बात करूंगा कि चाइल्ड लेबर का हमारा जो प्रोजेक्ट था 92-93 में। I was working with one of the research institutes in Gujarat, in Ahmedabad. That is Gujarat Institute of Development Research. और गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में मैं काम करता था, वहाँ फैकल्टी में था। और हमारे जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर प्रवीण बिसारिया, he is no more now. At that time, he was also the chairperson of the National Sample Survey Organization. NSSO के वो chairperson थे, very well known demographer of India. तो उनके साथ काम करने से NSS किस तरह से सैंपलिंग करता है वो सीखने को मिला। और हमने जो चाइल्ड लेबर का एक प्रोजेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसकी टीम में मैं था, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हाउ टू डेवलप ए रिसर्च मेथोडोलॉजी टू अंडरस्टैंड चाइल्ड लेबर। जो बाल मजदूर है वो बाल मजदूर को का अभ्यास करना है, उसका आपको स्टडी करना है। तो किस प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी इंडिया में होनी चाहिए, ये हमारा गोल था, हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसलिए हमने 2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पसंद किए,
सूरत और सुरेंद्रनगर। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, गुजरात में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर ये दो डिस्ट्रिक्ट में थे, सुरेंद्रनगर और सूरत। इसलिए हमने ये दो डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किया और वहां जाके हमने फील्ड वर्क किया। तो हमारी जो दो फील्ड की टीम थी, उसमें से एक टीम को मैं लीड कर रहा था। हमने कैसे सैंपलिंग किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक एक्सपीरियंस हुआ था फील्ड में, जो आज भी मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिसर्च करते हैं तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। हम जब किसी रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ज्यादातर वो रिस्पोंडेंट ही या शी है और अदर भी हो सकता है, वो हमारी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आता है। अब सवाल है कि जो हमारी लाइफ में पहली बार आता है, तो उनके साथ कैसे बात किया जाए, और जब उनके साथ हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे इश्यूज सामने। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में हम गए, और सुरेंद्रनगर कंपैरेटिवली गुजरात का एक कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोशली एंड इकोनॉमिकली, इवन एजुकेशनली बैकवर्ड बना जाता है। तो ऐसे ही इस गांव में, जो हमारा सैंपल में हमारा गांव आया, उस गांव में रिसर्च करने के लिए सुबह 9 बजे मेरे साथ में 20 इन्वेस्टिगेटर्स, यंग स्टूडेंट्स जो पढ़ते, जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया था या पोस्ट ग्रेजुएट किया था सोशियोलॉजी में, ऐसे स्टूडेंट्स को लेके मैं सुबह 9 बजे वहां पर पहुंचा। और गांव में जब दाखिल हुए तो किसी ने बोला कि आप ठहरिए, अब वैसे ही हमारे गांव में नहीं आ सकते। मैंने बोला क्यों नहीं आ सकते? बोला हमारे सरपंच की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है। हर गांव में हम जाते हैं, सरपंच को मिलते हैं, और हम 1.5 महीने से अलग अलग गांव में रिसर्च कर रहे थे, तो ये सही तरीका था, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक 60 साल से ज्यादा उम्र वाला, दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग, एक बड़ी हमारे पास आया और उसने बोला कि जो आज सरपंच है उनका मैं बाप हूं। थोड़े साल पहले मैं भी सरपंच था गांव। उन्होंने पूछा कि मैं आपको गांव में आने दूंगा, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स आपके साथ आप खड़े रहिए, और मैं हर एक को उसकी जाति पूछूंगा, उसकी कास्ट पूछूंगा, और मुझे जो ठीक लगेगा उसी कास्ट के लोगों को मैं गांव में आने दूंगा। मैं ये 93 की बात करता हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं करता। मुझे जरा अजीब लगा कि कोई कैसे हमारी कास्ट पूछ सकता है। और जब हमने रिसर्च शुरू किया था तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने मैंने कहा था कि हम कभी अपना धर्म और जाति हम नहीं छुपाए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, और हम सब नागरिक हैं, तो एक इक्वल स्टेटस तो सबका है। तो मेरे साथ सबने बोला कि आपकी क्या क्या कास्ट। मैंने बोला कि देखो मैं कास्ट में नहीं मानता हूँ, लेकिन आप पूछते हैं इसलिए बोलता हूँ कि बाय बर्थ आई एम ए ब्राह्मण। ऐसे सब ने बोला। हमारे 20 के टीम में 5 इन्वेस्टिगेटर दलित थे, शेड्यूल कास्ट के। तो उन्होंने बोला कि ये जो दलित है उनको मैं गांव में नहीं आने। I was shocked। मैंने बोला कि देखो मैं एक लेटर लेके आया हूँ गांधीनगर से, और गवर्नमेंट की ओर से हम काम कर रहे हैं। उसने बोला कि आप दिल्ली से क्यों लेटर नहीं लेके आए? मैं आपको नहीं आने दूंगा, आप दूसरे लोग जा सकते हैं। ये पूरा कास्टिस्ट
उनका दृष्टिकोण था। तो मैंने बोला देखो हम कोई नहीं आएंगे इसमें, हम एक भी, हम जो बाहर से आए हैं वो आपके गांव में नहीं आए, और मैं आके जाके वीडियो और वीडियो को मैं आपके बारे में मैं कंप्लेन करता। उससे बोले जाओ करके आओ। तो थोड़ी देर बाद मैं सब 20 लोगों को वहां पर बिठा के मैं गया तालुका प्लेस पर, और तालुका प्लेस पर जब गया उस दिन मंडे था, तो टीडीओ जो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो इन गांधीनगर, तो मुझे नहीं मिले। तो मैं सोचता था बाहर तालुका पंचायत के ऑफिस के बाहर मैं बैठा था, चाय पी रहा था एक टी स्टॉल पर, और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। उसमें थोड़ी देर में एक बंदा वहां पर आया, मेरे सामने बैठा। उसने बोला कि आप कहीं बाहर के रहते हो? मैंने बोला हाँ, मैं अहमदाबाद से आया, टीडीओ से मिला। टीडीओ तो नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों, क्या काम है आपका? और जब गांव में हम जाते हैं छोटे से शहर, मतलब सब पूछते हैं आपको कि किस काम से आए, कि वो रिलेशनशिप गांव का वो एटमोस्फेयर ऐसा हो। तो मैंने बोला देखो भी ऐसा एक हुआ है, मैं गांव में सर्वे के लिए आया, और उसका सरपंच का जो पिता है उसने बोला कि हम दलित को नहीं आने देंगे गाँव। तो उसने बोला ये तो हमारा जिला ऐसा है, उसमें ये सारी चीजें होती है। फिर बात नहीं की, उसने पूछा तो क्या पढ़े हो? मैंने बोला मैंने मास्टर्स डिग्री की है, एमफिल किया वगैरह वगैरह, मैंने मेरे डिग्री के बारे में बताया। बोले कौन से सब्जेक्ट में किया? मैंने बोला सोशियोलॉजी में किया। तो उसके बाद देखो मैं, उसने बोला कि मैं भी सोशियोलॉजी में एमए, अच्छी बात है, तो आप मेरी बात समझ पाओगे, मुझे कुछ हेल्प करो। उसने बोला देखो वो जो कास्ट का है, जो सरपंच वही कास्ट का मैं भी। लेकिन उसने पूछा कि आप कहाँ पर पढ़े? मैंने बोला यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो उसने बोला मैं भी वहां पढ़ा था। उसने बोला आपके टीचर कौन थे, हेड कौन थे? मैंने बोला प्रोफेसर तारा भाई पटेल। तो उसने बोला वो भी मेरे गुरु थे। और उसने बोला कि देखो हम गुरु भाई हो गए, आपके गुरु और मेरे गुरु एक ही है, अब बताओ आपको क्या मदद चाहिए। आप देखिए कैसे ये रिलेशनशिप होती है, ये कैसे बदल जाती है। और उसने बोला कि मैं आता हूं आपके साथ, और वो मेरे साथ आया, गांव में आया, उसने सरपंच को समझाया, और फिर हमारी एंट्री हुई उस गांव में सर्वे के। और फिर 3 दिन हमने उस गांव में सर्वे किया, और गांव लोगों ने हमको खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, और हमको आराम से काम कर दिया। ये एक एक्सपीरियंस में इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी में जब फील्ड में आप लंबे टाइम तक जाते हो, एक कास्ट और रिलीजन का इश्यू वो आता है हमारे यहाँ, और उसको कैसे हैंडल करें वो हमारे पास नहीं होता है, उसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता। एम एन श्रीनिवास जो बहुत जाने माने सोशोलॉजिस्ट है, उनकी एक अच्छी किताब है फील्ड एंड फील्ड वर्क। उस किताब में उन्होंने ये सारे फील्ड एक्सपीरियंसेस लिखे। तो एक चाइल्ड लेबर का एक एक्सपीरियंसेस जो फील्ड में होता है, इसके बारे में मैंने आपके साथ बात की। अब मैं एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे रिसर्च के बारे में। एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जिसको हम सेक्स वर्कर बोलते हैं, और फीमेल सेक्स वर्कर की बात होती है। तो 20 साल से मैं गुजरात में और गुजरात के बाहर सेक्स वर्कर बहनों को HIV एड्स का बचाने का जो प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत करीब से जुड़ा हूं। तो इसके जो एक्सपीरियंसेस है सेक्स वर्कर के बारे में रिसर्च करना, और नॉट ओनली रिसर्च, इज एक्शन रिसर्च, उनके बारे में रिसर्च करना और फिर इंटरवेंशन करना, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करना, जिससे
सेक्स वर्कर बहनों में सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, और उनके कस्टमर के साथ भी वो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करे, कस्टमर भी उनके साथ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करे, जिससे एचआईवी का संक्रमण कम हो जाए। ये एक इंटरनेशनली नोन डिजाइन है और उस डिजाइन का हिस्सा हमारा देश भी है। तो 1997 से 2007-8 तक 10 साल तक अहमदाबाद की एक विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योति संघ उसका नाम है, which was established by महात्मा गांधी in 1934। 1934 में महात्मा गांधी ने इस संस्था को आशीर्वाद दिया था कि बहनों के राइट्स के लिए बहनों की खुद की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो सोच लीजिए कि गांधी का जो विजन था उस जमाने में, कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्यून वो सब महिला होनी चाहिए और वो अपने राइट्स के लिए काम करे। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो ज्योति संघ है, उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। मैंने अभी बोला कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में जब मैं काम कर रहा था, तब हमको एक प्रोजेक्ट मिला फ्रॉम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और गुजरात के 5 शहरों में हमने ये, जिसको हम एचआरवी ग्रुप्स बोलते हैं, हाई रिस्क बिहेवियर, जिनकी बिहेवियर रिस्की है, जिससे उनको एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। तो उसमें ज्यादातर जो लोग अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, लेकिन जिनका प्रोफेशन और जिसका कल्चर और जिनका बैकग्राउंड वो सेक्स के साथ जुड़ा हो, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर वीमेन, जिसको हम एफएसडब्ल्यू बोलते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर, और यूनक्स, हिजड़े, ये 2 ग्रुप के साथ हमको काम करना है। अब सवाल ये हुआ कि जब हमने काम करना शुरू किया, तब तक मैंने कभी कोई सेक्स वर्कर के साथ बात नहीं की। सेक्स वर्कर को सिर्फ फिल्मों में देखा और उनके बारे में किताबें पढ़ी, जैसे प्रवीला कपूर की एक बहुत जानी मानी किताब आपने भी पढ़ी होगी, वो कॉल गर्ल्स ऑफ इंडिया करते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, और गुजराती लैंग्वेज में भी रमनलाल वसंतलाल देसाई करके एक जो ब्रिटिश जमाने के जो स्कॉलर थे, लिटरेरी फिगर थे गुजरात के, उन्होंने 1951 में अप्सरा करके 5 वॉल्यूम में गुजराती में सेक्स वर्कर का हिस्ट्री लिखा। तो इसके सिवा सेक्स वर्कर के बारे में मुझे पता नहीं। अब सवाल ये आया कि हमको अहमदाबाद में सेक्स वर्कर का मैपिंग करना, और आप शायद जानते होंगे कि अहमदाबाद में जो सो कॉल्ड रेड लाइट एरिया है, ऐसा कोई रेड लाइट एरिया का हिस्ट्री नहीं है। जैसे दिल्ली में जीबी रोड है, मुंबई में आप देखिए तो वहां पर भी कमाटीपुरा है, आप पुणे में जाइए तो वहां पर बुधवार पेज है, कलकत्ता में जाइए तो वहां पर सोनागाछी है, अलग अलग जगह पर है। लेकिन अहमदाबाद में कोई सो कॉल्ड जो रेड लाइट एरिया है उसका इतिहास नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्स वर्कर तो है, ऐसा तो नहीं है कि जहां पर रेड लाइट एरिया नहीं है वहां पर सेक्स वर्कर नहीं है। गुजरात के इतिहास में सूरत एक ऐसी जगह है जहां 350 साल से एक रेड लाइट एरिया, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरत बहुत पुराना बंदर पोर्ट ब्रिटिश जमाने में, जब जहांगीर आए थे तो वहां से उन्होंने काम शुरू किया, तो इसलिए वहां पर बहुत सारे कंट्री का बिजनेस हो रहा था सूरत में, और इसलिए जो बाहर से लोग आते थे उनकी सर्विसेज के लिए वहां पर ये रेड लाइट एरिया डेवलप हुआ। तो अहमदाबाद में जब काम करना था तो सेक्स वर्कर को समझना पड़ेगा, उनको मिलना पड़ेगा। तो कैसे मिले, जो जिसको हम रिसर्च में की इन्फॉर्मेंट्स बोलते हैं, ऐसे की इन्फॉर्मेंट्स के पास में गया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फिल्म की सिनेमा के बाहर जो लोग काम करते हैं वो, चाहे एनजीओ के वर्कर काम करते हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो सेक्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए,
होटल्स है, गेस्ट हाउस के ओनर्स है, उस सबको मैं मिला। और फिर मैंने देखा कि अहमदाबाद में इतनी इतनी जगह पर सेक्स वर्कर हो सकती है। उसमें से एक अहमदाबाद का जो सेंट्रल एरिया है, जिसको लाल दरवाजा बोलते हैं, जहाँ पर जो सिटी बस है उसका मेन बस स्टॉप, और वहां पर एक सरदार पटेल करके गार्डन है। तो लोगों ने मुझे कि इस गार्डन में सेक्स वर्कर बहनें बैठती है और वहां से धंधा करती है। तो मैंने सोचा कि चलो उस गार्डन में जाए और ऑब्जर्व करें ये सेक्स वर्कर कहाँ है और क्या काम करते हैं। 3-4 दिन के लिए मैं सिर्फ वहां पर बैठा, मैंने ऑब्जर्व किया, नोट पेन लेके बैठा मैंने नोटिंग किया कि कैसे लोग आते हैं, किस किस्म के लोग वहां पर आते हैं। और वहां एक एनजीओ काम कर रही थी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस गार्डन में 12 से 15 सेक्स वर्कर हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, इतनी लड़कियां के पास गार्डन में जब बैठती है तो बाहर से कोई छोटा लड़का आता है, उसके साथ बात करता है, फिर उसको ले जाता है, और फिर आधे पौने घंटे के बाद फिर से वो बहन वहां पर आ जाती है। ऐसा सिलसिला मैंने हर रोज देखा। फिर मैंने सोचा कि ये बहन कहाँ जाती है, तो कैसे सब पता चला। तो वैसे ये सिविलाइज्ड वे नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी एक जो बहन रिक्शा में बैठ के चली, उसके पीछे मैं भी मेरे स्कूटर पर उनके पीछे गया देखने के लिए कि बहन कहाँ जाती है, कहाँ पर काम करती है। और मैंने देखा कि 15-20 मिनट के बाद वो बहन रिक्शा में उतर के एक गेस्ट हाउस में चली गई। मैं भी उस गेस्ट हाउस में गया उनके पीछे, और जो वहाँ गेस्ट हाउस जो संभालता था, उसका जो मैनेजर था, मैंने उससे कहा कि देखो मैं तो पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, और मैं ये सेक्स वर्कर बहनों के बारे में कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं HIV एड्स के कॉन्टेक्स्ट में, और मुझे इस बहन से बात करनी। और मैंने उनको पूछा कि बताओ कि ये सेक्स वर्कर है क्या। तो उसने बोला हाँ सेक्स वर्कर है, रोज आती है और उसके कस्टमर यही पर होते हैं, और हम उसको रूम देते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो उनके साथ बात करके थोड़ी देर बाद जब ये बहन बाहर आई, तो जो मैनेजर था, वो यंग लड़का था, वो समझ गया मेरी बात कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, और फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। वो बहन का सबसे पहला सवाल था कि क्या आप पुलिस के आदमी तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर उसने अपने जीवन के बारे में बात किया, और मैंने बोला कल मैं आऊंगा उसी गार्डन में जब दूसरी बहन बैठती है, उनके साथ मुझे जरा बात करनी। वो जब बात करके चली गई, तब एक बात मेरे दिमाग में आई कि जो सेक्स वर्कर बहन है, उनके कस्टमर तो पुरुष होते हैं, तो ज्यादातर शी इज वेरी कंफर्टेबल विद टॉकिंग विद अ मैन। क्योंकि मैंने उनके साथ बात किया तो पता चला कि शी वाज कंफर्टेबल। तो जैसे थंब रूल जैसा हो गया मेरे दिमाग में कि सेक्स वर्कर के साथ बात करना, इस नॉन सेक्स वर्कर को कहीं कोई अननोन लेडी आपको मिलती है तो आप इतने आसान तरीके से बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ बात करके मुझे लगा कि हाँ, सेक्स वर्कर के साथ बात करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उनके साथ रैपो एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। दूसरे दिन उसी गार्डन में गया और 4-5 बहनों को उसने मुझे बिठाया, बात किया, और मुझे पता चला कि इस सिटी में कैसे ये धंधा चल रहा है। लेकिन वो जो बहन थी उसका नाम सीमा था। तो सीमा ने मुझे बताया कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते, आप मेरे घर आइए। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे घर क्यों बुला रही है और मैं घर जाके क्या करूं। लेकिन रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक क्लू मिलती है, एक स्टेप से आप दूसरी स्टेप पे जाते हो, तो यू शुड गो अहेड, आपको आगे जाना चाहिए।
ये अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला हाँ ठीक है, हम कल जाएंगे। और उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं उस टाइम पर उसके घर पर पहुंच गया। उसके घर में जब मैं दाखिल हुआ, मुझे बैठने को कहा गया, मैं बैठा। 4-5 लोग और भी घर में थे। मैं देख रहा था कि ये कौन होंगे ये लोग। तो मेरी आंखों में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था, वो देख के एक सीनियर जो लेडी वहां पर बैठी थी, उसने बोला कि आपको लगता है कि हम कौन है? उसने बोला कि ये जो बहन, जो सीमा है, वो मेरी डॉटर इन लॉ, मैं उसकी सास हूँ, और ये धंधा करती है और उसी पैसे से हमारा घर चल रहा है। और ये मेरा छोटा बेटा है, मिस सीमा का देवर है, और ये 2 छोटे बच्चे हैं, वो सीमा के बच्चे हैं। सीमा का जो हस्बैंड था वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। और आप जानते हैं कि अहमदाबाद कंसीडर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी, कंसीडर द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इन पास्ट। लेकिन धीरे धीरे 100 टेक्सटाइल मिल्स थी, वो बंद हो गई, 2-3 मिल अभी बाकी है। तो जो मिल्स बंद हो गई, टेक्सटाइल मिल्स, उसमें जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, उसने बोला कि मेरा जो लड़का है, बेटा है, और जो सीमा का हस्बैंड है, वो एक्स मिल वर्कर है, बेकार है, काम नहीं है उसके पास, तो उसके वाइफ को एक काम करना पड़ता। अब ये जो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद एक मिडिल क्लास टीचर जो हम लोग होते हैं, और हमारे दिमाग में जो ख्याल होता है सेक्स वर्कर का, कि सेक्स वर्कर अकेली रहती है, कोई नहीं होता है उसका, और वो लिपस्टिक लगाती है, डार्क शार्प आईब्रो करती है, मस्करा करती है, तो फिल्मों में जो सेक्स वर्कर हमने देखे। लेकिन उस घर में जाके मुझे पता चला कि सेक्स वर्कर एक बेसिकली सी लेबर क्लास, वो श्रमजीवी है। तो पूरा जो कंसेप्ट था सेक्स वर्कर का, वो एक मुलाकात के बाद मेरा बदल गया। और जिसको हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बोलते हैं, वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन शुरू हुई मेरे दिमाग में कि ये सिटी में दूसरी बहनें कैसी हो सकती। छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। उसके बाद करीब 5-6 साल बाद ये ज्योति संघ के प्रोजेक्ट में मैं टेक्निकल कंसल्टेंट के साथ मैंने काम शुरू किया। और मैं एक एक्सपीरियंस की बात आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि सोशल साइंसेस में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को हमारे प्रोजेक्ट में लेके, साथ लेके उनको भी रिसर्च पढ़ाएं, समाज दिखाएं, इसका एक्सपीरियंस करवाएं, और ये एक्शन रिसर्च की जो परंपरा है उसको आगे ले जाए। अब क्या हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्योति संघ के प्रोजेक्ट में मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हो गया। उसके पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने अखबार में एक इश्तेहार दिया कि वो HIV एड्स प्रिवेंशन का काम करना चाहती है। जो MA सोशियोलॉजी है, MSW है, वो लोग आ सकते हैं काम के लिए। हुआ ये कि 35-36 कैंडिडेट्स आए, लेकिन जब उनको कहा गया कि हाँ HIV एड्स का काम करना है, लेकिन आपको सेक्स वर्कर के साथ काम करना है, सब चले गए। 6 महीने तक प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा, और फिर मुझे काम में मैं जुड़ा क्योंकि मुझे रिसर्च का थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में और अहमदाबाद में जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, उनके जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने पूछा कि भी आप कैसे काम करोगे, क्योंकि 35 लोग तो चले गए। मैंने बोला मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लास में पढ़ते हैं, अभी अभी फ्रेश जो लोग ने मास्टर्स किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम कई गांव में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो कौन से लड़के लड़कियां कमिटेड हैं, उनको इंटरेस्ट है।
और मैंने 15 स्टूडेंट्स को मैंने चयन किया, उसमें जेंडर बैलेंस रखा 50-50 गर्ल्स और बॉयज। और 1997 में मैंने इस संस्था के साथ काम करना शुरू किया। मैं इसलिए बात बताना चाहता हूँ कि HIV एड्स का जो इश्यू है, ऐसे कितने भी इश्यू है अलग अलग हमारी सोसाइटी में, उस इश्यू को जब टीचर और स्टूडेंट्स की टीम साथ में काम करती है तो यूनिवर्सिटी इस सोसाइटी के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए काम करने का, जिसको हम यूएस बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एंड सोसाइटी। तो यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्था कैंपस और समाज के साथ उनको जुड़ना है। तो ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, मुझे लगता है कि उनके साथ उनको काम करना है, तभी सोसाइटी की जो रियलिटीज है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। अब सवाल हमारे पास एक था कि अहमदाबाद में हमको सेक्स वर्कर को ढूंढ के उनको हमारी संस्था में लाना, एक सबसे बड़ा हमारा काम। सेक्स वर्कर है कहाँ अहमदाबाद? मैंने बोला कि थोड़ा मैं रिसर्च किया, इतने बड़े सिटी में जहाँ 6 मिलियन लोग रहते हैं, ऐसी सिटी में सेक्स वर्कर को कहाँ ढूंढे? तो हमने, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि 15 दिन तक हम नहीं मिलेंगे, हम अहमदाबाद में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। और हमने हमारी ऑफिस में, ज्योति संघ जो हमारा एनजीओ, उसके ऑफिस में एक बड़ा अहमदाबाद का मैप रख दिया और हमने कहा कि हम हर रोज शाम को 2 दिन के बाद आएंगे। इतने बड़े जो मैप है उसमें जिस एरिया में हमको सेक्स वर्कर मिली है, देखा नहीं हमने, लेकिन उसने कहा कि यहाँ सेक्स वर्कर है, तो वहां पर जो लड़कियां बिंदिया लगाती है वो बिंदी हम लगा देंगे उस एरिया। 15 दिन के बाद जब हमने देखा उस मैप को, पूरा मैप भर गया बिंदियों से, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं, मैक्रोलेबल, कि हाँ अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में ये व्यवसाय चलता है। अब सवाल है कि व्यवसाय चलता है तो कैसे चलता है, कौन है उसमें? तो सेक्स वर्कर को मिलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हमने सेक्स वर्कर बहनों को मिलना शुरू किया। और रिसर्च में हमने देखते हैं सोशल साइंस में 2 वर्ड्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट, ऐसे 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट। एक वर्ड, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं आइस ब्रेकिंग, क्योंकि सेक्स वर्कर एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ अहमदाबाद में किसी ने काम नहीं किया, so there was no history of working with sex worker। तो न तो सिविल सोसाइटी को एक्सपीरियंस था, न तो सेक्स वर्कर को अनुभव था कि हाँ समाज में से कोई लोग हमारे पास आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। क्योंकि समाज में जो लोग आते हैं उनके पास वो तो ग्राहक के तौर पर आते हैं, तो उनके लिए सोसाइटी एक ग्राहक है। अब हम चले उनके साथ इंटरवेंशन प्रोजेक्ट करने के लिए, HIV एड्स प्रिवेंशन का काम करने के लिए। तो आइस ब्रेकिंग, कैसे उनको बताया जाए कि हाँ आप हमारे प्रोजेक्ट में जुड़े, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसलिए हमने हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी 1 वीक की हमने पूरी तालीम रखी कि हम कैसे सेक्स वर्कर को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उनके साथ बात करेंगे। तो पहला जो कदम है आइस ब्रेकिंग। वो आइस ब्रेकिंग हम जानते हैं कि आइस ऐसा है, बर्फ ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं, देर लगती है तोड़ जाए, एक जब टूटता है तो पिघलता है। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब है कि हम कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करें, वो एक्सेप्टेंस करें। और एक बार आइस ब्रेकिंग होता है तो उसके बाद होता है रैपो बिल्डिंग। तो रैपो बिल्डिंग, उनके साथ हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। और ये एस्टैब्लिश करने में एक
बहुत बड़ी चीज है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी के पास रिसर्च के लिए जाते हैं तो जब हम आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तब तक हम उसको सम्मान नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। और बॉडी लैंग्वेज हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, हम जो ऑब्जेक्टिव के साथ गए हैं ये ऑनेस्ट है उनके बारे में। तो सेक्स वर्कर के साथ काम करने के पहले उनके साथ रैपो एस्टैब्लिश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारे इनिशियल काम में बहुत बड़ा हमको प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? अब देखिए कि भारत में सेक्स वर्कर के बारे में एक्ट है जिसको पीटा बोलते हैं, जो लोग लॉ पढ़ते हैं उनको पता है, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। अब ये जो एक्ट है उसकी 250 पन्ने की किताब है। उसके पहले पेज पर लिखा है कि सेक्स वर्कर, prostitute or prostitution per se is not a criminal offense. Means वो criminal offense नहीं है। Offense कौन करता है? जो ब्रोकर, जो धंधा चलाता है। लेकिन जो सेक्स वर्कर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, they are not criminals। अब इस एक्ट में ऐसा भी है कि उनको रिहेबिलिटेट करना है। सेक्स वर्कर पकड़े जाए तो उनको रिहेबिलिटेट करना। अब ये जो ज्योतिष संघ है, महिलाओं की संस्था है, वो सेक्स वर्कर जब कहीं पर मिलती थी तो पुलिस को बुलाती थी और वहां पर रेड करती थी और फिर सेक्स वर्कर को वहां से कुछ उनके अच्छे काम के लिए काम करती थी। तो अहमदाबाद में जो सेक्स वर्कर बहनें थी, उनके दिमाग में ज्योतिष संघ उनको अरेस्ट करने वाली, उनके काम को एंटी सोशल देखने वाली एक एनजीओ, और वही एनजीओ सेक्स वर्कर को वेलकम करने के लिए तैयार थी। तो जब हम सेक्स वर्कर को मिलने के लिए जाते थे तो बोलते थे ज्योति संघ ना बाबा, ना ज्योति संघ में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने एक विश्वास पैदा किया और 1-2 साल में हमने अहमदाबाद की 4000 सेक्स वर्कर को संगठित किया और उनका खुद का सीबीओ बनाया, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम हमने रखा सखी ज्योत संगठन। अब हमारा काम क्या था कि ये जो सेक्स वर्कर हमारे साथ जुड़ी है उनको बताना है कि व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज सेक्सुअलिटी, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या है, हाउ टू यूज कॉन्डोम, कस्टमर को कैसे कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित करना है, आपको कैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल ही करना है हर एक एक्सपोजर में, नो कॉन्डोम नो सेक्स, ये एक एम्पावरमेंट दिखाना है आपको कस्टमर के साथ। ये सारी चीजें उनके साथ में डिस्कस किया और उनमें से 50 सेक्स वर्कर को हमने बनाया पीयर एजुकेटर, जो हमारे प्रोजेक्ट का ये स्पोक्स पर्सन है। तो धीरे धीरे ये बात, मैंने बोला कि हमने रिसर्च शुरू किया, रिसर्च के साथ एक्शन करना भी शुरू। तो अभी जो मैं आपके बात कर रहा हूँ रिसर्च और एक्शन, ये दोनों को जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में बात कर रहा था। अब रिसर्च करने के साथ कैसे नई नई चीजें जानने को मिलती है। एक मैं अजीब किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने सेक्स वर्कर के साथ शुरू किया, हर सैटरडे हम मीटिंग करते थे उनकी। हमारे जो 15 स्टूडेंट्स थे वो फील्ड में जाके काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमको लगा कि हमको उनकी होम विजिट करनी चाहिए कि वो कैसे घर में रहते हैं, उनके घर में कौन कौन है। और उसके पहले हमने जो रिसर्च किया उसके साथ हमने सेक्स वर्कर को, अहमदाबाद के सेक्स वर्कर को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जब रेड लाइट एरिया नहीं है अहमदाबाद में तो सेक्स वर्कर को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन डेटा हमको मिलता गया, हमने 6 कैटेगरीज में सेक्स वर्कर को क्लासिफाई किया। एक जो ग्रुप है जिसको हम स्ट्रीट बेस्ड सेक्स वर्कर बोलते हैं, मींस जो रास्ते पर खड़े होकर धंधा करते हैं। दूसरी है जो कॉल गर्ल्स, जो ज्यादातर फोन पे अपना एक नेटवर्क चलाती है और उससे काम करती है। तीसरा है जो ब्रॉथल बेस्ड, इस एक जगह पर
सेक्स वर्कर आते हैं, कस्टमर वहीं पर आते हैं, उनका एक ओनर होता है, मैनेजर होता है, और वहीं पर सेक्स होता है। थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी इज हाउसवाइफ, जो अपने घर में ये धंधा चलाती है, कस्टमर उनके घर में आते हैं। पांचवी जो कैटेगरी है इसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आती है, अहमदाबाद में अलग अलग सिटीज से, देश के, गुजरात के, और वहां पर 2-3 दिन ठहर के फिर जाती है, वापिस जाती है। इसको हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। सिक्स वन इज जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, कि जहाँ रेड लाइट एरिया नहीं है वहां पर सेक्स वर्कर वो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी से काम करती है, क्योंकि उनको पुलिस का डर होता है। तो ब्यूटी पार्लर है, और कई ब्यूटी पार्लर जहाँ ही एंड शी लिखा है, ऐसे कई ब्यूटी पार्लर में धंधा चलता है। तो हमने 6 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया। मैं जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब रिसर्च करने के लिए जाते हो, एक्शन रिसर्च करते हो, तो कैसे एक्सपीरियंस होता है। हमने देखा कि हम सेक्स वर्कर की होम विजिट करेंगे, लेकिन जो सेक्स वर्कर बोलेगी उनके घर हम जाएंगे। एक बार एक सेक्स वर्कर ने मुझे सर मेरे घर पर आप आइए विजिट करने के लिए। मैंने बोला कब आऊं? तो कल सर 9 बजे सुबह आइए मेरे। मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, और एक छोटा सा एक स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, कॉर्पोरेशन थी, स्कूल के एक छोटा सा आउट हाउस जैसा, उसमें वो रहते, छोटा सा रूम, छोटा सा घर। मैंने नोट किया, तो अंदर से आवाज आई, सर वेट कीजिए आप, मैं आ गई। 10-15 मिनट में खड़ा रहा वहां पर। जब वो दरवाजा खुला तो एक पुरुष भी वहां से अंदर से निकला, और उसने बोला सर सॉरी, आप आइए, वेलकम, बैठिए। और एक छोटी सी चेयर थी, वहां पर मैं बैठा। मैं प्रश्न पूछूं उसके पहले उसने कहा सर ये मेरा कस्टमर है और मैं घर में ही धंधा करता हूं। उसने मुझे पानी दिया, मैं पानी पी रहा था, तब उस छोटे से रूम में एक पलंग था, बेड था, उसके नीचे से एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई 9-10 साल की लड़की बाहर निकली, उसके हाथ में किताब। मैं ताजुब रह गया, और मैं कोई प्रश्न पूछूं उसके कुछ पहले उसने बोला कि सर ये मेरी लड़की है, मेरी बेटी, आज उसकी एग्जामिनेशन। तो सर वो कहाँ पढ़े, बाहर तो जा नहीं सकते, अकेले कैसे भेजूं उसको। तो वो पलंग के नीचे पढ़ रहे थे। तो अब देख लीजिए कि जो सेक्स वर्कर अपने घर में कस्टमर को बुलाते हैं, उसी पलंग के नीचे उसकी लड़की पढ़ती। आप उसको मानेंगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है, नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि उसके लिए सेक्स वर्क एक जीने का एक सहारा है, और साथ में बच्ची को पढ़ाना भी। उसने बोला कि सर मुझे मेरी लड़की को सेक्स वर्कर नहीं बनाना, मुझे उसको पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे दिन हमारी टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि हम सेक्स वर्कर की जो डॉटर्स हैं उनके बारे में कुछ काम करना शुरू किया, और हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया सेक्स वर्कर्स डॉटर्स के लिए। उनको लाइफ स्किल्स हमने सिखाना शुरू किया, उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस हमने शुरू किए, और ज्यादातर जो हमारी जो बहनें थी हमारे प्रोजेक्ट में, जो हमारी स्टूडेंट्स थी, वो उनकी बेटियों को मिलना शुरू किया। हमने उनको बेटियों को बुला के हमारी ऑफिस में उनके साथ मीटिंग करना शुरू किया। आप देखते हैं कि आप देख सकते हो, जब आप एक्शन रिसर्च करते हो और ऐसे विषय में रिसर्च करते हो जहां पर कभी किसी ने काम नहीं किया है, तो हर एक दिन एक नया सीखने का दिन होता है। और हम ज्यादातर रिसर्च में क्या करते हैं, किसी मेथड को ऊपर से नीचे सब्जेक्ट के ऊपर थोप देते हैं, उसको फिट कर देते हैं। सोशल साइंस में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, जो सोसाइटी है, उसके नेचर के मुताबिक हमारी मेथड होनी चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। अब देखो कि ये सेक्स वर्कर नए हैं, जब
काम करने जाती है, तब हमने उनको, हमारे प्रोजेक्ट में उनको एक पर्स दिया, कॉन्डोम पर्स, कि उसमें हर बार 25 कॉन्डोम तो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आप किसी भी समय पर आपके पास कोई कस्टमर है तो आपके पास कॉन्डोम होना चाहिए, कॉन्डोम की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे करो। तो हमने उनको दिया कॉन्डोम और वी स्टार्टेड, उनका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब सवाल ये उठा कि जहां पर रास्ते पर ये बहनें काम करती है, किसी मंदिर के पास, किसी सिनेमा हाउस के बाहर, किसी गार्डन के बाहर, अब जब पुलिस होती है, लोकल पुलिस, उसको पता है कि ये सेक्स वर्कर है, उनको तो पता है, तो कभी कभी उनको अरेस्ट करती है। और आप देखिए कि गुजरात में जो बॉम्बे पुलिस एक्ट है, इस लोकल जो एक्ट है, उसकी 110 117 जो उसकी जो कलम है, वो है कि ऐसी है कि पब्लिक में आप कुछ असभ्य बर्तन करते हो, सॉलिसिट करते हो, तो आप पकड़े जाओगे। उसका इस्तेमाल करके पुलिस ये बहनों को महीने में एक बार पकड़ के ले जाती है, एफआईआर करती है। अब ऐसा हुआ कि पुलिस ने जब देखा कि उनके पास कंडोम है जो पहले नहीं थे, तो एफआईआर में लिखना शुरू किया कि ये बहन के पास 10 कॉन्डोम थे, 12 कॉन्डोम थे, 13 कॉन्डोम थे। इसका मतलब है कॉन्डोम रखना एक गुनाह है? गुनाह नहीं है, कोई भी आदमी कॉन्डोम रख सकता है, लेकिन पुलिस को पता है कि ये सेक्स वर्कर है, इसलिए वो एफआईआर में लिखना शुरू किया। एक वीक में हमारी बहनों ने बोला कि सर हम ये कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ले जाओ, क्योंकि पुलिस उनको अरेस्ट कर दी। अब आप देखिए इस देश का जो आरोग्य विभाग है, हेल्थ है, वो कहती है कि सेक्स वर्कर को हर एक एक्सपोजर में कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए और ये फ्री में मिलेगा। और होम डिपार्टमेंट की जो एक पुलिस है वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये क्राइम है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अभी पुलिस का जो नजरिया बदलना पड़ेगा, उनका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करें? जब तक पुलिस का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो सेक्स वर्कर कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम चाहते तो हम हाईकोर्ट जा सकते थे, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते थे, लेकिन हमारा सोचना यह था कि सेक्स वर्कर रास्ते पर काम करती है, पुलिस पर रास्ते पर, तो दोनों के साथ एक दोस्ती होनी चाहिए, एक नागरिक की भावना होनी चाहिए, जिससे दोनों अपना काम करें और दोनों सेफ रहे। तो 2002 में अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर थे पीसी पांडे, उनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने बोला कि सर अहमदाबाद की सेक्स वर्कर आपके साथ बात करना चाहते हैं। उन्होंने बोला वेलकम। कई बार हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं और सोसाइटी के लिए जब काम करना होता है तो वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। और अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 16 सेक्स वर्कर बहने, मैंने बोला मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो आप कॉन्शियस हो जाओ। तो 16 सेक्स वर्कर पुलिस कमिश्नर की उनकी ऑफिस में 1.5 घंटे तक बात की और बहनों ने अपना पक्ष रखा कि क्या क्या इश्यूज हो गए पुलिस के साथ, ये पीटा एक्ट क्या है। उस मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बात की और बोला कि व्हाट इज नेक्स्ट। मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम। मैंने बोला सर आप तो समझ गए, लेकिन अहमदाबाद के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उसके पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसआई की एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हमको रखनी और आप उसके लिए सहमत हुए। और फिर एक दिन अहमदाबाद में उस जमाने में 29 पुलिस स्टेशन थे, 29 पुलिस स्टेशन के 29 पीएसआई एक दिन की वर्कशॉप में रखी। जो सेक्स वर्कर को वो मारते थे, गाली बोलते थे, वो सेक्स वर्कर उनको समझा रही थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके हमारे ऑफिस में कि व्हाट इज एचआरई, व्हाट इज एड्स। और हमने लेडी लॉयर को बुलाया हाई कोर्ट में, उन्होंने समझाया कि पीटा एक्ट क्या है और आपको कैसे काम करना चाहिए। पूरा दिन ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप चला और आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ही वाज वेरी सीनियर, वो खड़ा होकर हाथ जोड़ के बोला
कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम बहुत गलत कर रहे थे बहनों के साथ, उनको HIV एड्स से बचना है और लोगों को, समाज को भी बचाना। तो अब आप बताइए हम क्या करें। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन थे अहमदाबाद के, उस पुलिस स्टेशन में जब रोल कॉल होता है तब जाके हमारी सेक्स वर्कर बहन वो वहां जाके पुलिस को समझाती थी कि HIV क्या है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, गोनोरिया क्या है, सिफिलिस क्या है, वो उनको एजुकेट करती। तो हमने एक पूरा दृश्य बदल दिया जी। जो पुलिस उनको गुनहगार मानती थी वो उनकी टीचर बन, और वो उनको कॉन्डम देने लगे। और हर पुलिस स्टेशन में कॉन्डम बॉक्स रखा, उस पर लिखा था पुलिस ने कि यहाँ कॉन्डम मुफ्त मिलता है। तो एक ऐसा रैपो एस्टैब्लिश हुआ जिससे सेक्स वर्कर अपने पास आराम से कॉन्डम रखने लगे, और कस्टमर के पास कॉन्डम नहीं है तो वो कॉन्डम के साथ, लोगों के साथ सेक्स करने के लिए तो कस्टमर भी राजी हुए। और धीरे धीरे जो HIV का संक्रमण है वो कम होता चला गया। अब देखिए कि ये संक्रमण जब कम होता है तो कैसे पता चले कि ये संक्रमण कम हुआ है। तो अहमदाबाद में हमारे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 6 ऐसे क्लिनिक बनाए डॉक्टर्स के साथ, जो ओनली फॉर सेक्स वर्कर्स क्लिनिक। और वहां जाके वो अपना कोई प्रॉब्लम है STDs का, जातीय रोग का, तो उसके साथ बात कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। अब हम पूछ सकते हैं किसी सेक्स वर्कर को, क्या कॉन्डोम का इस्तेमाल करती है, सिर्फ सेक्स प्रैक्टिस करती है, हर रोज करती है? हम क्वेश्चन पूछे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ हमको लगता है कि हाँ सब सेक्स वर्कर बहनें कॉन्डोम का इस्तेमाल करती है, तो भी HIV का संक्रमण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो हमारे प्रोजेक्ट में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के साथ एक साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया। क्या रिसर्च किया? हमने 250 सेक्स वर्कर का हमने इंटरव्यू लिया, उनकी बिहेवियर कैसी वो देखी। हमारी ऑफिस में एक बड़ी लेबोरेटरी की, जिसको PCR टेस्ट बोलते हैं, आज जो हम कोरोना में कर रहे हैं वो, उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उनकी सहमति से, और वो उनके क्वेश्चन बनाया, जो पूरी प्रोसेस की उसकी एथिकल कमेटी बनाई। क्योंकि रिसर्च में एथिकल कमेटी बहुत जरूरी होती है, हम ज्यादातर नहीं बनाते। तो एथिकल कमेटी में एक सोशल वर्कर होता है, लॉयर होते हैं हाई कोर्ट के, और वो कमेटी आपकी क्वेश्चनर, आपकी प्रोसीजर सब देखती है, और फिर वो ओके बोलती है, तब आप रिसर्च कर सकते हैं। और सेक्स वर्कर की हमने कंसेंट भी ली, और कंसेंट लेके बिहेवियरल उनका जो क्वेश्चनर था हमने भरा, शेड्यूल भरा, उनका ब्लड टेस्ट लिया, हमने ब्लड टेस्ट किया, उनकी वजाइना से जैसे हमने फ्लूइड लिया, उसका कल्चर किया। और 1997 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। 2002 में 4 साल के बाद ये जो सेक्स वर्कर है उसमें HIV का प्रिवेलेंस कितना है उसका हमने स्टडी किया। ज्यादातर 2002 में हिंदुस्तान में सेक्स वर्कर में HIV का प्रिवेलेंस 30 से 35%, मिस ज्यादा था, तब इतनी HIV एड्स की जागृति कम थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट में ये सेक्स वर्कर बहनों ने जो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस सीखी, और वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, और एम्पावर्ड हुई, खुद एम्पावर्ड हुई, और कस्टमर को भी उन्होंने समझाया। तो इस साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बाद जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हमारे साथ थे, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के जो STDs के जो एक्सपर्ट थे जो हमारे साथ थे, उनके बाद जो हमारा जो रिपोर्ट आया उसमें सेक्स वर्कर में HIV प्रिवेलेंस वाज 11%। ज्यादातर जो 30% होता है वो 11%। तो ये करने से हमारा जो एक्शन रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है, आप देखिए कि कितने साइंसेस उसमें मिले। उसमें सोशियोलॉजी है, उसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें लेबोरेटरी साइंस भी इसमें है, इसमें पुलिस है तो पूरा लॉ उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती है, पॉलिटिकल साइंस उसमें है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे सोशल साइंसेस मिलकर एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम करते हैं,
तो ये सोशल साइंसेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे लगता है कि हम सबको जब जब भी ऐसा कुछ मौका मिले तब हमको, जो मैंने बोला यूएस यूनिवर्सिटी एंड सोसाइटी के साथ का जो रिलेशनशिप है वो रिसर्च के साथ भी हम कर सकते हैं, और इस तरह से हमको ये काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे कितने एक्सपीरियंसेस मेरे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे आशा है कि आपका बहुत सारे प्रश्न भी उसमें होंगे, लेकिन बहुत क्लियरली मैंने आपके साथ बात की है। और आप भी अपने सिटी में अब 1 दिसंबर को एड्स प्रिवेंशन डे आएगा, इंटरनेशनल एड्स प्रिवेंशन डे, उसके आसपास भी आप हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ काम कर सकते हैं, अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। और ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनका रिसर्च करके उनके लिए कुछ पॉलिसी हम बना पाए तो यूनिवर्सिटी का सोशल साइंसेस का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा, ऐसा मुझे लगता है।